नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल महासागर जीके पर। आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का क्वेश्चन बैंक जो प्लेटफॉर्म सीरीज रूपमनी पब्लिकेशन का आता है उसको रिवीजन करेंगे। तो इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें लगभग 1000 से ज़्यादा प्रश्न को प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन B1। अब विटामिन B1 का डिटेल्स देख लेते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और विटामिन B जो है फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। अब विटामिन A के बारे में भी जान लेते हैं। तो विटामिन A का रासायनिक नाम जो है रेटिनोल है। इसका अनुसूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। अनुसूत्र तो नहीं आता है लेकिन रेटिनोल आता है कि रासायनिक नाम बताइए विटामिन A का, तो उसका हो जाएगा रेटिनोल। अब है कि विटामिन A का सोर्स क्या है, यह किस चीज से प्राप्त होगा हम लोग को? तो यह गाजर है, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, पपीता, पका आम। पपीता जो है, जितने भी पीले पदार्थ हैं जैसे पपीता, पका हुआ आम, इसमें विटामिन A का भरपूर सोर्स होता है। फल, दूध, अंडा इत्यादि में विटामिन A पाया जाता है। अब है कि विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है रतौंधी में, कि रात में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब है कि विटामिन C का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका अनुसूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिर्फ विटामिन C का रासायनिक नाम ही एग्जाम में आता है, अभी तक तो अनुसूत्र नहीं आए हैं। रेलवे के एग्जाम में अभी तक अनुसूत्र नहीं पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर है, नेक्स्ट है कि कमी से इसके यानी कि विटामिन C की कमी से कौन से रोग होता है? तो यह है स्कर्वी रोग जो है विटामिन C की कमी से होता है। तो विटामिन C से और है कि विटामिन C का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा? तो यह है खाटे रसदार फल, यानी कि जितने भी खाटे रसदार फल हैं उसमें विटामिन C पाए जाएंगे। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। आंवला में भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामिन C। अब है कि गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है, यानी कि विटामिन C को आप गर्म कर देंगे या खाना उबलते हुए कोई चीज में, कोई भोजन में अगर विटामिन C यानी कि नींबू, संतरा, मौसमी को डालते हैं तो उस विटामिन C जो है उसमें से नष्ट हो जाता है। अगला है विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12, इसको कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन जो है, इसमें कोबाल्मिन आ रहा है तो यानी कि इसमें से पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो यह है कोबाल्ट। इसमें देखिए कोबाल्मिन है तो कोबाल्मिन से कोबाल्ट आप याद कर सकते हैं। अगला है कि विटामिन B का उपयोग क्या है हमारे शरीर में? तो विटामिन B12 का उपयोग है RBC के निर्माण में, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण करता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है विटामिन B12। अब इसका सोर्स देख लेते हैं कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यह मांस में पाया जाता है, कलेजी में, दूध में विटामिन B12 पाया जाता है। अब विटामिन B12 की कमी से क्या होता है कि यह शरीर में ब्लड की कमी हो जाता है, क्योंकि यही RBC का निर्माण करता है और विटामिन B12 कम हो जाने से शरीर में ब्लड की भी कमी हो जाती है। अब है कि वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। अब है कि मेढक के दांत कैसे होते हैं? तो मेढक का दांत जो है होमोडोंट होते हैं। मेढक के दांत जो हैं होमोडोंट होते हैं। अब है कि होमोडोंट किसे कहते हैं? तो वैसे दांत जो एक ही प्रकार के होते हैं उसको होमोडोंट कहते हैं। जैसे छिपकली, मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसीलिए उन्हें होमोडोंट कहते हैं। और दांत जो है, और दांत का जो है और विभिन्न प्रकार है, जैसे थीकोडोंट क्या है? तो ऐसे दांत जो मसूड़े में धंसे हुए होते हैं उसको थीकोडोंट कहते हैं। जैसे मनुष्य का दांत जो है मसूड़े में धंसा हुआ होता है, इसीलिए इसको थीकोडोंट कहेंगे। अगला है हेट्रोडोंट में क्या है कि वैसे दांत जो भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। हम लोग का दांत 4 प्रकार के होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसमें क्या है कि हेट्रोडोंट में भिन्न प्रकार के दांत पाई जाती है, इसलिए मनुष्य में थीकोडोंट और हेट्रोडोंट दोनों प्रकार के दांत पाई जाते हैं। यह मसूड़ों में भी धंसा होता है और विभिन्न प्रकार के भी होती हैं, इसलिए मनुष्य के दांत जो है हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, और जो एक ही प्रकार के दांत होते हैं उसे हम होमोडोंट कहते हैं। अगला है कि स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से क्या संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज जो है स्टार्च से संबंधित है। इसका रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा C6H12O6 होता है, यानी कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, यह एग्जाम में आया हुआ है कि ग्लूकोज का फार्मूला बताइए, यानी कि रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसका हो जाएगा C6H12O6। यह ग्लूकोज का
फॉर्मूला है। अब इसमें कह रहा है कि फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है फ्रुक्टोज। तो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है फ्रुक्टोज, यह शहद में पाया जाता है, यानी कि शहद में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मीठा जो है वह फ्रुक्टोज है, और फ्रुक्टोज जो है प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठा लगता है। अब कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता है, यह बर्फ उद्योग में काम आता है। प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल रूप में जो मीठा सबसे ज्यादा लगता है वह है फ्रुक्टोज, लेकिन कृत्रिम रूप से जो बनाया जाता है उसको सैकरीन कहते हैं। सैकरीन जो है फ्रुक्टोज से भी ज्यादा मीठा लगता है, लेकिन इससे कोई ऊर्जा यानी कि कैलोरीज नहीं मिलती है। इसका उपयोग जो है बर्फ उद्योग में होता है, मीठा बनाने के लिए। बर्फ उद्योग में, आइसक्रीम वगैरह में जितने भी बर्फ बनाए जाते हैं उसमें मीठापन के लिए सैकरीन का प्रयोग किया जाता है, उसमें चीनी वगैरह या ग्लूकोज वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। अगला है सुक्रोज। सुक्रोज में क्या है कि मोनोसेकेराइड के दो अणु डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं, यानी कि दो मोनोसेकेराइड मिलकर डाइसेकेराइड बनाते हैं। जैसे अब देखिए ग्लूकोज, इसमें मोनोसेकेराइड हैं और दोनों मिलकर माल्टोज बनाएंगे, यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाएंगे। उसी तरह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलाएंगे तो सुक्रोज बनेगा, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज बनेगा। अगला है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था क्या है? गैलेक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CH2O2। यह गलत है, ये 2 नहीं, यहाँ पर 6 होना चाहिए। 6,6,8,12O6, यानी कि यहाँ पर बाहर 6 होगा तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6,6,H12O6 होगा। उसी तरह से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो फैट से, उससे 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर क्या चीज से बना होता है? तो वह डेंटाइन का बना होता है। दांत का शिखर जो है डेंटाइन से बना होता है, और दांत का बाहरी परत को इनेमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा और मजबूत भाग होता है। दांत का जो बाहरी भाग है यानी कि बाहरी परत है उसको इनेमल कहते हैं, और दांत का ऊपरी शिखर डेंटाइन का बना होता है। उसी में है कि दांत का अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। उपास्थि। उपास्थि क्या है? तो यह मुलायम एवं लचीला होता है, नाक और कान का निर्माण में सहायक होता है। तो उपास्थि जो है यानी कि कार्टिलेज, यह मुलायम होता है, लचीला होता है। इसका उपयोग जो है नाक और कान, जहाँ पर लचीलापन शरीर में होता है वहाँ कार्टिलेज पाए जाते हैं, और कार्टिलेज यानी कि उपास्थि से ही उसका निर्माण होता है। अब काइटिन। काइटिन जो है कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है, यह कड़ा होता है, यानी कि कीटों का जो बाहरी आवरण है उसका निर्माण जो है किससे होता है? काइटिन से होता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका हो जाएगा विटामिन सी। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, और सूत्र जो होता है C6H8O6 है, यानी कि स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अब विटामिन सी हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन में भी देख चुके थे कि खाटे रसदार फल में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर। इसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, विटामिन सी को गर्म कर देने पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है इसी में कि विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन के बारे में भी जान लेते हैं कि यह इसका रासायनिक नाम जो होता है फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन। अब यह कहाँ पाया जाएगा? हरी पत्तीदार सब्जी में, टमाटर में, पनीर इत्यादि में विटामिन के पाया जाता है। अगर विटामिन के शरीर में कम हो जाएगा तो रक्त का थाका नहीं जमता है, यानी कि कहीं शरीर में चोट लग जाए, कट जाए और ब्लड निकलने लगे तो उसको जमाता है विटामिन के। अगर विटामिन के शरीर में नहीं है तो ब्लड नहीं जमता है और ब्लड लगातार फ्लो होता है। विटामिन ई के बारे में भी जान लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है टोकोफेरोल है। यह कहाँ पाया जाता है? पत्तीदार सब्जी में पाया जाता है, अंकुरित अनाज में पाया जाता है, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से मनुष्य और महिलाओं का जन्म शक्ति में कमी होती है, जन्म शक्ति में कमी होती है। उसी तरह से विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरोल होता है। यह जो है अंडा, मक्खन, मछली, तेल, सूर्य के धूप में पाया जाता है, यानी कि विटामिन डी को भी सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि इससे इसका जो प्राप्ति होता है सन से भी होता है, और मछली का तेल से भी होता है, मक्खन, अंडा इत्यादि से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से बच्चे में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और मुड़ जाती हैं। और वयस्कों में क्या होता है कि ओस्टोमेलेसिया नामक बीमारी हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, जिसके कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और इसी बीमारी को बच्चों में रिकेट्स बोलते हैं और वयस्कों में ओस्टोमेलेसिया बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन
पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन और रेनिन यह आमाशय से निकलता है, यह पाचन में सहायक होते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन जो है स्टोमक यानी कि पेट में पेप्टिड सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। प्रोटीन्स को क्या करता है? पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स जो हैं एंजाइम्स नहीं होते हैं। यह एग्जाम में भी आता है कि एंजाइम्स क्या चीज़ के बने होते हैं, तो एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स एंजाइम के बने नहीं होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। उसी तरह से हार्मोन क्या है? तो हार्मोन जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। यानी कि हार्मोन जो होता है, हार्मोन यह सीधे ब्लड का कॉन्टेक्ट में स्रावित होता है और इसका जो इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है, जैसे कि बौनापन, कोई जेनेटिक्स डिजीज जो हो गया, हार्मोनल डिसऑर्डर के जितने भी बीमारी हैं, ये सब हार्मोन की कमी से होने वाले रोग जितने भी हैं उसके हार्मोनल बीमारी कहते हैं। अब जैसे कि हार्मोन की कमी से जितने भी बीमारी होते हैं वो अंगों के विकास और वृद्धि से संबंधित बीमारी होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो सिर्फ पाचन और शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए उपयोग होता है, लेकिन हार्मोन जो होता है शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है और इसका इफेक्ट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। अब आता है कि विटामिन का प्रयोग। विटामिन जो है हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है, यानी कि हम विटामिन जो है शरीर को रक्षा करता है विभिन्न प्रकार के बीमारियों से। अब इसमें क्या है? अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। यानी कि एक्सेस ग्लूकोज शरीर में जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जब हो जाता है तो लीवर जो है इसको ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देता है इंसुलिन के उपस्थिति में। यानी कि इंसुलिन जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है, यकृत करता है और इसका संग्रह होता है। यानी कि ये जो ग्लाइकोजन है इसका संग्रह यानी कि भंडारण कहाँ होता है? तो यकृत और मांसपेशियां दोनों में होता है। यानी कि लीवर में भी जमा हो जाता है ग्लाइकोजन और मसल्स के नीचे यानी कि चमड़ी के नीचे, मसल्स के नीचे भी, मसल्स में भी ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। अब इसमें देखिए कि यकृत जो है सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर जो है सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग, जॉन्डिस होता है। इसमें क्या है कि लीवर में पीत रस यानी कि बाइल जूस का निर्माण होता है। लीवर के बारे में कुछ और चीज फैक्ट्स जान लेते हैं। लीवर के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं या किसी भी प्रकार का विष अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो उसको निष्क्रिय करता है लीवर। अगर ज्यादा मात्रा में विष ग्रहण कर लिया कोई व्यक्ति तो लीवर जो है उसको विषहीन नहीं बना पाता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर कम मात्रा में विष शरीर में जाता है तो उसको लीवर संभाल लेता है, उसको विषहीन बना देता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है, यानी कि लीवर ही जो है यूरिया का निर्माण करता है। अब आता है कि इसमें ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। क्या करता है? लीवर जो है पुराने आरबीसी जो होता है उसको भी कुछ मात्रा में नष्ट करता है, लेकिन एक्चुअली में यह स्प्लीन में होता है। इसमें कुछ विटामिन संचित भी होते हैं, यानी कि लीवर जो है कुछ विटामिन को अपने में स्टोर करके भी रखता है। जैसे विटामिन ए को अपने में स्टोर करके रखता है, यानी कि लीवर विटामिन ए को रखता है बचा करके। विटामिन डी को भी रखता है। विटामिन ई, विटामिन के का निर्माण भी करता है। यानी कि लीवर जो है एक प्रमुख विटामिन, जो वाटर सोलुबल विटामिन हैं उसको स्टोर नहीं कर पाता है शरीर, यानी कि लीवर नहीं स्टोर कर पाता है। और बाकी का जो जितने भी फैट सोल्यूबल हैं जो ग्लाइकोजन में घुल जाते हैं यानी कि फैट्स में घुल जाते हैं, उस विटामिन को लीवर जो है बचा कर रखता है। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के इत्यादि जो है जितने भी विटामिन हैं वह लीवर जो है स्टोर करके रखता है। अब आते हैं स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन क्या है कि यह शरीर का ब्लड बैंक है। आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी पुराने आरबीसी हैं उसको नष्ट करता है स्प्लीन और कुछ ब्लड को स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। अब अगला प्रश्न है कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इलेमन को कठोर बनाता है, यानी कि दांत का जो इनेमल है उसको कौन सा तत्व है जो कठोर बनाता है? तो उसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन के कारण जो है दांत का जो इनेमल है वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। अब इसमें आ रहा है कि फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? तो फ्लोरीन की कमी से जो होता है शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। अब कैल्शियम का उपयोग हम देख लेते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम का उपयोग कहाँ कहाँ आप देख लेते हैं कि दांत में कैल्शियम फॉस्फेट नाम पाया जाता है। दांत में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट जो 85% होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, और कैल्शियम फ्लोराइड ये जो है अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। और यह दांत का प्रमुख भाग क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड तत्व पाए जाते हैं।
अब मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, तो दांत और हड्डियों में, क्योंकि ये मजबूत होते हैं। जहां पर भी मजबूती शरीर में प्रदान चाहिए, जैसे हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है, दांत सबसे ज्यादा मजबूत होती है, इसमें कैल्शियम तत्व पाया जाता है। अब आते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या है कि लेमिनेरिया, आयोडीन जो है लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होती है। इसकी कमी से घेंघा यानी कि ग्वाइटर रोग होता है। अब आते हैं सोडियम। सोडियम क्या है, तो पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। सोडियम जो है पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है। यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है, यानी कि हार्ट बीट को भी कंट्रोल करके रखता है सोडियम। और जहां पर पेशियों का संकुचन होता है वहां पर सोडियम की आवश्यकता होती है। और तंत्रिका तंत्र में जितने भी हमारे आवेग होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उसका संचयन जो है सोडियम ही करता है। अगला प्रश्न है पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो पाचन एवं शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, यानी कि पाचन और शोषण करने के लिए पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, यानी कि पित्त का उपयोग जो होता है वसा का इमल्सन करना, यानी कि जितने भी तेलीय पदार्थ हमारे शरीर में ये फैट्स जाते हैं, उस फैट्स को क्या करता है, इमल्सन बना देता है, तोड़ देता है पित्त। और पित्त जो है भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल पाया जाता है और क्या पाया जाता है, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है पित्त में। अगला प्रश्न है कि जनन क्षमता में कमी होती है, तो जनन क्षमता में किसके कमी से होता है, टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। अब इसमें क्या होता है कि विटामिन जो है विटामिन बी और सी के बारे में क्या है कि यह जल में घुलनशील होता है, यानी कि पानी में घुल जाता है विटामिन सी और बी, और यह लीवर में स्टोर नहीं होता है, विटामिन सी। और वासा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन ए, डी, ई, के। ए जो है वासा यानी कि फैट्स में सोलुबल है और यह कुछ मात्रा में लीवर में भी स्टोर होते हैं और लीवर भी इनका हल्का मात्रा में संश्लेषण कर लेता है। अगला है कि विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज फंक ने की। अगला प्रश्न है डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन बेस का बना होता है जिसमें प्यूरिन, पाइरीमाइडाइन होते हैं। प्यूरिन एडेनिन गुआनिन से जुड़े होते हैं तथा पाइरीडामाइन में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। साइटोसिन थाइमिन जो होता है पाइरीडामाइन में जुड़े होते हैं और प्यूरिन में एडेनिन जो है गुआनिन से जुड़े होते हैं। अगला फैक्ट है इसी से रिलेटेड कि एमिनो एसिड जो है शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड चाहिए, जिसमें से 10 जो है हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं, 10 जो है भोजन से आवश्यकता होती है। तो एमिनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, यानी कि यह शरीर को बिल्ड करता है। इसमें है कि प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन से ही एंजाइम बनते हैं और प्रोटीन से ही हार्मोन्स का भी निर्माण होता है, यानी कि दोनों का निर्माण में प्रोटीन्स चाहिए। पेप्टाइड्स, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। ट्रिप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन्स पेप्टाइड्स में बदलता है, यानी कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। अगला है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसेकेराइड है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। अब इसमें है कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज हैं। ग्लैक्टोज भी मोनोसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज होता है। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोज एवं सेल्यूलोज काइटिन होता है। अगला है यकृत यानी कि लीवर द्वारा बनाया पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लाडर में किसके द्वारा पहुंचता है, यकृत द्वारा बनाया पित्त रस जो होता है यानी कि बाइल, पित्त
पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है, इसका क्या नाम है, उसकी कोई नली से होकर गुजरती होगी, उसका नाम बताइए। तो उसका उत्तर है कि लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक ड्रग द्वारा पहुंचता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज जो है एक डाइसेकेराइड है। निम्नलिखित है, अगला प्रश्न है 16वां, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल जो है, एस्ट्राडियोल का संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। इंसुलिन का निष्कर्षण जो है अग्नाशय से होता है, इसकी कमी से चिनिया रोग यानी कि डायबिटीज होता है, शुगर का बीमारी जो है इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देता है लीवर। इंसुलिन जो है लीवर के द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को चेंज कर देता है, बदल देता है, और यह स्टोर भी कर लेता है खुद लीवर में भी और पेशियों के अंदर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है, यानी कि मिल्क प्रोटीन कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केसिन। केसिन जो है दूध प्रोटीन है। दूध का रंग उजला जो है केसिन प्रोटीन के कारण होता है, और पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफेद किसके कारण होता है, केसिन के कारण, और पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। अगला है लैक्टोजेन, यह छोटी आंत से स्रावित होता है। यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोजेन क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में चेंज करता है, परिवर्तन कर देता है। अगला है कैसिन, जो है दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदलता है। एडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। एडल्ट में रेनिन एंजाइम की कमी हो जाती है, इसलिए दूध पचने में कठिनाई होती है एडल्ट में, यानी कि वयस्क में। अब आता है आहार नल। आहार नल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण डिग्रेडेशन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में प्रोटीन्स का पूर्ण पाचन हो जाता है। फाइनल पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में एमिनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम इरेक्सिन प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अब आते हैं अमाशय। अमाशय क्या है, तो एस्टोमैक से गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस निकलता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोपेप्सिन, म्यूकिन, रेनिन स्रावित होता है। तो अमाशय में कौन कौन से रस निकलते हैं, पहला जठर रस। जठर रस निकलता है, HCl निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोपेप्सिन निकलता है, म्यूकिन निकलता है, रेनिन निकलता है। अगला है किस विटामिन को हार्मोनल भी कहते हैं, किस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं, तो वह है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर यानी कि यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। अगला है रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है। रेनिन का कौन सा अंग जो है श्रवण करता है, तो वह है अमाशय। अमाशय जो है रेनिन का श्रवण करता है। रेनिन का सेक्रेशन जो है अमाशय द्वारा होता है। किडनी, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है, इसमें यूरिया बनता है। किडनी के फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। अगला है मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। निष्क्रिय अंग कौन कौन से हैं शरीर के अंग में, तो वह मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है निमेशिक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्ण पेशियां, कोक्सी अस्थि जो है ये जो है निष्क्रिय अंग है। पहले इसका इस्तेमाल शरीर में होता था, वर्तमान में इसका उपयोग नहीं है, यह निष्क्रिय अंग के रूप में चले गए हैं। अब आते हैं वेस्टिगियल ऑर्गन्स यानी कि अवशेषी अंग या निष्क्रिय अंग। वैसे अंग को कहते हैं जो पूर्वजों में कार्यरत हैं लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे अंग को निष्क्रिय अंग कहते हैं या अवशेषी अंग कहते हैं। इंग्लिश में इसको वेस्टिगियल ऑर्गन्स कहते हैं। अगला है 22वां क्वेश्चन, पुनरुद्भवन रीजेनरेशन मिलता है। रीजेनरेशन किसमें है, तो प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजेनरेशन पुनरुद्भवन की क्रिया देखने को लिए मिलता है। अगला है समृति अंग यानी कि एनालोगस ऑर्गन्स क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समरूप अंग। एनालोगस मतलब होता है समरूप अंग। तो चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख जो हैं समरूप अंग के रूप में जाने जाते हैं।
चलिए अब जान लेते हैं समजात अंग के बारे में। समजात अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं? वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग वैसे कहते हैं जो जन्म से एक समान लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, उसको समजात अंग कहेंगे। जैसे सील के फ्लीपर और चमगादड़ के पंख, उसी तरह से घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा और मनुष्य के हाथ की मौलिक संरचना एक जैसी होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। उसी तरह से समरूप अंग है वैसे अंग जो सामान्य कार्य के लिए उपयोजित होने के कारण समान दिखाई देते हैं। परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी का उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है। अब भाई इसमें कौन सा हार्मोनल बीमारी है, हार्मोन के कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो यह घेंघा। घेंघा जो है हार्मोन की कमी से होने वाला बीमारी है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी कि ग्वाइटर रोग होता है। अब सर्दी जुकाम क्या है? यह एक वायरल डिजीज है। सर्दी जुकाम जो है वायरल डिजीज है। उसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, जिसको क्षय रोग भी बोला जाता है, यह रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें बीसीजी बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का कितना एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो इसे याद रखेंगे आप लोग। और इसका जीवाणु का नाम भी पूछा जाता है कि टीबी का जीवाणु का नाम क्या है, तो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। अब इसमें आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी एक बीमारी है जिसको कोढ़ बोला जाता है, कुष्ठ रोग। यह कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी। लेप्रोसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके रोकथाम के लिए MDT मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अब आता है डार्विनिज्म। डार्विनिज्म क्या है? तो डार्विनिज्म जो होता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनिज्म है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है उसी को डार्विनिज्म कहते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति सिद्धांत का प्रतिपादन जो है लैमार्क के द्वारा किया गया है। उपार्जित लक्षण जो है लैमार्क द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन डार्विनिज्म द्वारा। उसी तरह से है लैमार्क ने फिलोसफी जियोलॉजिक नामक पुस्तक का प्रतिपादन किया है। उसी तरह से उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया? तो ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन का यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए। इनके अनुसार क्या हुआ कि जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है। यानी कि जब दो जीव एक साथ रह रहे हैं उसमें से सिर्फ एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ न हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म में क्या होता है कि इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं, एक को लाभ होता है दूसरे को कोई लाभ नहीं होता है, उसको सहभोजिता कहते हैं। जब दो जीव के बीच में ऐसा संबंध हो जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है, उसको परजीविता कहते हैं। उसी तरह से एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है, तब इसे कहते हैं परभक्षण यानी कि प्रीडेशन कहते हैं, यानी कि परभक्षण कहते हैं। जैसे गिद्ध, यह पूरी तरह से दूसरे जीव को खा जाता है, भक्षण कर जाता है, इसीलिए परभक्षण कहलाएगा। इसमें एक जीव परजीविता में क्या होता है कि एक जीव को लाभ हो दूसरे को हानि हो जाए, उसको परजीविता कहते हैं। जैसे जोंक, लीच, मच्छर, ये सब जो है दूसरे को हानि पहुंचाने वाले जितने भी जीव हैं उसको कहते हैं परजीविता। और कोई हानि ना हो, सिर्फ एक को लाभ हो, उसको कहते हैं कॉम्युनलिज्म, सहभोजिता। अगला प्रश्न है, भूमि अपरदन सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है? तो सॉइल इरोजन का जो रोकथाम है वह कैसे संभव हो पाएगा? तो पुनः वन रोपण द्वारा, एफोरेस्टेशन के द्वारा जो है भूमि अपरदन की रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, यानी कि पुनः वन रोपण होगा तो भूमि अपरदन कम होगा, उसको रोका जा सकता है। उसी तरह से डार्विन का सिद्धांत क्या है?
तो डार्विन का सिद्धांत जो है प्राकृतिक चयन से रिलेटेड है। इन्होंने क्या बोला था कि योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्राकृतिक चयन दोनों एक ही सिद्धांत हैं, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दोनों एक ही सिद्धांत हैं इन्होंने, और ये दोनों सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हैं? डार्विन के द्वारा। अब आता है आर्कियोपेटेरिस किसका संयोजक कड़ी था? तो पक्षियों एवं सरीसृपों के बीच का कड़ी जो है आर्कियोपेटेरिस था। उसी तरह से है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की क्रिया से उत्पन्न होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है ओजोन, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के द्वारा यानी कि पराबैंगनी विकिरण के द्वारा ओजोन बनता है। क्या बनता है? ओजोन। आज के लिए यह 30 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहे और डिस्कशन के साथ कुछ ज्यादा टाइम भी लग जा रहा है, इसलिए 30 प्रश्न का कॉम्बिनेशन ही हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग 30 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबा बन जाएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, 31 प्रश्न से करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। हो सके तो आप वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, 1.5 पर स्पीड करके आप जल्दी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।